हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरजीत सिंह चुंडावत पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक साइंस का एक ऐसा चैप्टर जो कि 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ यह उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या पीसीएस के एग्ज़ाम्स, या फिर स्टेट बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिनमें अगर साइंस पूछी जा रही है तो उनके लिए चैप्टर हमेशा 2-3 मार्क्स देकर ही जाता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि 9th क्लास के साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम उत्तक है या टिश्यू है। तो आज हम इसी उत्तक पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज सबसे पहले उत्तक की परिभाषा जानेंगे, एक्चुअल में उत्तक होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम इसके दोनों पार्ट्स यानी इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के पूरे वीडियो में हम केवल पादप उत्तक के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। पादप उत्तक के 2 पार्ट होंगे, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक, और उसके बाद में जंतु उत्तक आता है। तो जंतु उत्तक को हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जंतु उत्तक के 4 पार्ट होते हैं, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इन चारों भागों की चर्चा हम अगले आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि कोशिका क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कोशिका हमारे शरीर का एक सबसे छोटा भाग होती है जिससे मिलकर हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को अलग अलग काम दिया होता है कि अगर पेशी कोशिका है तो वो बॉडी का मूवमेंट कराएगी, या फिर बॉडी को एक जगह बॉडी की जो भी मांसपेशियाँ होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराने का काम कौन करती है? पेशी कोशिका करती है। उसी तरह तंत्रिका कोशिका है तो हमारे शरीर में जब भी एक जगह से दूसरी जगह अगर संदेश पहुंचाना या मैसेज पहुंचाना है तो ये काम तंत्रिका कोशिका करती है। जैसे हमारा हाथ कभी हमने गर्म जगह पे रखा है तो वो एकदम से फेंक देता है, तो ये काम ब्रेन तक पहुंचाने ये मैसेज पहुंचाने का काम ब्रेन तक ये कौन करेगी? तंत्रिका कोशिका करती है। उसी तरह हमारे पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त कोशिका करती है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि केवल एक कोशिका द्वारा ही ऑक्सीजन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाए। इसके लिए बहुत सारी कोशिकाएं होगी। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही तरह का काम करती है तो इसे हम उत्तक कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करती हैं, और उत्तक बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब ये सारे अंग मिल जाते हैं तो एक अंग तंत्र या हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर सामने आने लगता है, और इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अब उत्तक की परिभाषा पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि उत्तक एक कोशिकाओं का एक समूह होता है। अब ये उत्तक ऐसा तो है नहीं कि जीवों में जो उत्तक है या हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वे पौधों में भी होंगे, या पौधों के उत्तक वो हमारे जीवों में होंगे। तो ऐसा इसलिए हम उत्तक को 2 भागों में बांटते हैं, पादप उत्तक व जंतु उत्तक। दोस्तों, पादप उत्तक के 2 भाग होते हैं, पादप विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। उसी तरह जंतु उत्तक के 4 भाग होते हैं, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो आज हम सिर्फ पादप उत्तक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं पादप उत्तक के पहले भाग पर, विभाज्य उत्तक पर। विभाज्य उत्तक मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ न कुछ विभाजन होता होगा। तो हमारे पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर विभाजित उत्तक या विभाज्य उत्तक पाया जाता है। यह पौधे के 3 भागों में पाया जाता है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को अगर देखते हैं अपन कि पौधा बड़ा कैसे हो रहा है, तो ये केवल इन विभाज्य उत्तक की कोशिकाओं या उत्तक की वजह से ये ग्रोथ कर पाता है पौधा कोई भी। यह पौधों के 3 भागों में होता है। कौन कौन से? एक तो होता है शीर्षस्थ, दूसरा होता है कैम्बियम या जिसको हम पार्श्वीय बोलते हैं, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट। अब जो हमारा जो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है यह जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में उपस्थित होता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक सिर और हमारे पैर में उपस्थित होता है, पौधे की सिर और उसकी जड़ों के ऊपर जड़ों में उपस्थित होता है। और उसके बाद में हम आते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, जो कि पौधों की ये जो भी पौधे में जहाँ भी शाखाएं पेड़ से या तने से जुड़ती है, एक तो उस जगह पाया जाता है,
और ये जहाँ भी पत्तियाँ शाखा से जुड़ती है वहाँ पाया जाता है, वहाँ पर ये वृद्धि करवाता है। और तीसरा हम आते हैं कि पार्श्व विभोजक। ये पार्श्व विभोजक तने की परिधि या मूल में वृद्धि के लिए पार्श्व विभोजक कारण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं तने की परिधि या मूल वृद्धि का तने की परिधि या मूल में वृद्धि का कारण पार्श्व विभाजक होता है। दोस्तों, विभाजक की कोशिकाएं बहुत अधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, इनके पास में पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और बहुत ज़्यादा कोशिकाएं विभाजित हो के ये पौधे को ग्रोथ मिलती है। इनके पास रसदानी नहीं होती है। रसदानी का काम मुख्यतः ये होता है कि ये भोजन को स्टोर करती है और यह विभाजक में नहीं पाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि विभाजक के पास में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि विभाजक में रसदानी नहीं पाई जाती है, जबकि कोशिका द्रव्य पाया जाता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। तो विभाजक की कोशिकाएं इसी की तरह होती है, लेकिन जैसे ही बढ़ती है और परिपक्व होती जाती है और इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है। मतलब कि ये कोशिकाएं एक तरह से एक बच्चा बड़ा हो रहा है और बड़ा होने के बाद में वो परिपक्व होता जा रहा है, तो उसके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन भी आता है और वो बच्चा क्या होता है, बड़ा होकर थोड़ा स्टेबल होने लग जाता है, किसी भी चीज़ को लेके वो उसको समझ आने लग जाती है। उसी तरह ये विभाजक की कोशिकाएं भी थोड़ी बढ़ती है तो परिपक्व होने लग जाती है और इनके गुणों में परिवर्तन आके ये स्टेबिलिटी या स्थायित्व की ओर जाने लग जाती है। जब ये स्थायित्व की ओर जाती है तो ये एक नए उत्तक का निर्माण कर देती है, जिसे हम स्थायी उत्तक कहते हैं, जो कि हमारे पादप उत्तक का दूसरा भाग होता है। जब विभाजक की कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं तो फिर वे स्थायी हो जाती है और एक स्थायी उत्तक का निर्माण कर देती है। ये स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है पेरेनकाइमा। दोस्तों, पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी उत्तक होता है। ये पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये इसमें जीवित कोशिकाएं होती है। इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान भी पाया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये इसको रिक्त स्थान बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। यह उत्तक प्रायः भोजन भंडारण का काम करता है। इसके अंदर हमेशा भोजन को स्टोर करने का काम होता है। पेरेनकाइमा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 4 भाग मुख्यतः इसमें ज़्यादातर पढ़ाए भी जाते हैं और ज़्यादातर यही मतलब मेनली वर्क इन्हीं का होता है। और ज़्यादातर बच्चे इन्हीं चारों में कन्फ्यूज़न रहते हैं कि ये है क्या चीज़ है, क्योंकि एक का नाम याद करते तो दूसरे का भूल जाते हैं और दूसरे का याद करते तो वापस तीसरे का भूल जाते हैं। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहता है। तो इसी सर्कल को आज हम तोड़ने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम से गारंटेड है कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं क्लोरेनकाइमा। तो इन उत्तकों में क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो जो भी हमारा क्लोरेनकाइमा होता है वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ऐसा कोई भी उत्तक या ऐसा कोई भी पेरेनकाइमा जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करवाता है, तो उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो क्लोरोफिल के आगे क्लोरो है और क्लोरेनकाइमा के भी आगे क्लोरो है। तो क्लोरेनकाइमा और क्लोरोफिल एक जैसे है, तो हमको याद रह जाएगा कि क्लोरोफिल और क्लोरेनकाइमा एक ही जैसे हैं। तो जब भी क्लोरेनकाइमा का नाम याद आएगा तो हमें क्लोरोफिल याद आ जाएगा, उसी तरह क्लोरोफिल आएगा तो हमें क्लोरेनकाइमा पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हम एरेनकाइमा पर। तो जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण ये जल में तैरते रहते हैं। हम जानते हैं कि अपनी जो नदियाँ होती है, कई तालाब वगैरह होती है, तो उसमें बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपने को तैरते हुए मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एरेनकाइमा की वजह से, क्योंकि इसकी पत्तियों के बीच में छोटी छोटी एयर पोर्स होते हैं या गुहिकाएं, हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण ये जल में क्या होता है, तैरते रहते हैं। हमें पता है कि हम भी कोई जैसे हमने मान लेते हैं एक बलून लेते हैं, उसको हमने हवा से भर के अगर हमने पानी में छोड़ दिया तो क्या करेगा, तैरने लग जाएगा।
ऐसे ही हम कुछ भी ट्यूब्स वगैरह लेते हैं तो वो भी तैरने लग जाते हैं। उसी तरह ये भी एरेनकाइमा की जो भी जलीय पौधे होते हैं तो जलीय पौधे एरेनकाइमा की वजह से ये जल में तैरते हुए रहते हैं। तो एयर मतलब हवा होती है, उसी तरह एरेनकाइमा बना है, एयर से मिलकर बना है एरेनकाइमा। तो हमको ये याद रह जाएगा कि एरेनकाइमा मतलब एयर की बात हो रही है। तो एयर कहाँ होगी? ये होगी हमारे जलीय पौधों में। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य में हवा की बड़ी कोशिका होगी, जिसके कारण ये जल में तैरेंगे। अब हम दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे, कोलेनकाइमा पर। तो हमारे पौधे, बहुत सी बार होता है कि जब आंधियाँ चलती है तो हमारे जो छोटे पौधे होते हैं वो बच जाते हैं और वो मुड़ के आपस, सुबह हम देखते हैं तो वापस सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि अपने छोटे पौधों में कोलेनकाइमा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बड़े पौधों में, तनों में क्या होता है, उसमें जटिल प्रकार के ऊतक होते हैं जिसके कारण वो मुड़ नहीं पाता और सीधा जाके नीचे गिर जाता है। लेकिन ये छोटे पौधे होते हैं उनमें कोलेनकाइमा होता है, जिसके कारण क्या पौधे लचीलेपन का गुण होता है। यह पत्ती तथा तनों में बिना टूटे लचीलापन लेके होता है और इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। लेकिन बड़े जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी कोशिकाएं मृत हो जाती है। तो उनकी कोशिका, बाहर की कोशिकाएं मृत होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो टूट जाता है। लेकिन छोटे पौधे होते हैं वो टूट नहीं पाते और पौधों में लचीलापन होता है। तो लचीलेपन का गुण किसकी वजह से होगा? कोलेनकाइमा की वजह से। दोस्तों याद रखना, क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल और एरेनकाइमा मतलब एयर की बात हो रही है, तो इसमें होगा जलीय पौधों के बारे में बात कर रहे होंगे हम। और कोलेनकाइमा आता है तो कोलेनकाइमा मतलब हम किसी लचीलेपन की बात कर रहे हैं जो कि पौधों में लचीलापन लेके आएगा। उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पेरेनकाइमा पर, जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेनकाइमा का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती है और इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी भी होती है। यह तने, पत्ती की सिराओं, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। या फिर हम जहाँ भी बोल सकते हैं, जहाँ भी मृत कोशिकाएं पाई जाती है वहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा उपस्थित होता है। जैसे हम अखरोट लेते हैं तो अखरोट के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो या फिर नारियल का भी लेते हैं, नारियल का बाहर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। या फिर छिलके होते हैं नारियल के, वो रेशे होते हैं, वो सारे स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ भी मृत कोशिकाएं है वहाँ पर उसका किसी भी चीज़ का आवरण कठोर होगा और उससे जहाँ आवरण कठोर है तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि वहाँ स्क्लेरेनकाइमा उपस्थित है। तो दोस्तों ये चारों आपको पेरेनकाइमा आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मैं वापस एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल, एरेनकाइमा मतलब किसी जलीय पौधों के बारे में बात हो रही होगी, और कोलेनकाइमा मतलब हम पौधे के लचीलेपन का बात कर रहे होंगे, और स्क्लेरेनकाइमा मतलब हम मृत कोशिकाओं यानी किसी कठोर चीज़ की बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम होगा हमारा एपिडर्मिस। एक्चुअल में दोस्तों एपिडर्मिस होता क्या है? तो दोस्तों एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, या यह परत के रूप में होती है। शुष्क स्थानों पर यह परत मोटी हो जाती है जो जल से क्षय के बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है। यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। कहने का मतलब ये कोई भी कोशिका होती है पौधे में तो उसकी सबसे बाहरी परत क्या होगी? एपिडर्मिस होगी। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो हमारी सबसे ये तने का कोई सेक्शन लिया हुआ है और उसमें हम देखते हैं कि सबसे जो बाहरी वाली परत है वो है एपिडर्मिस है। और ये परत जब हम शुष्क स्थानों पर जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ये परत मोटी हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि अगर इससे वहाँ पे क्या होती है, जल की कमी होती है, और जल की कमी है तो इसको प्रॉपर जल मिलेगा नहीं, और इसी वजह से वाष्पोत्सर्जन वगैरह की क्रिया हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से इसकी क्या परत मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पानी को अंदर ही रोक लेती है और पानी मिलता नहीं हो तो पानी के बचाव के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। तो ये परत और भी काम आती है, जैसे कोई भी परजीवी कवक या बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं तो वो उनको अंदर जाने से और पौधे को नुकसान पहुंचाने से ये पौधों की रक्षा करती है। उसी तरह हम आते हैं आगे। तो पत्ती की एपिडर्मिस हम छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें हम वृक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। तो हम जब भी अपना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब ये स्टोमेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेन रोल इन्हीं का होता है कि जो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही होती है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको पता होगा दोस्तों। तो वाष्पोत्सर्जन
ऐसी क्रिया है जिसकी वजह से हमारा जो जल होता है वो वाष्प के रूप में। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधा जो होता है वो जो उसका वेस्टेज जल होता है उसको क्या करता है, वो बाहर फेंक देता है। तो ये एपिडर्मिस होता है ना, एपिडर्मिस क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के पास में दो वृक्क के आकार की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती है, इसको घेरे रहती है। ये इनको हम वृक्षीय कोशिकाएं बोलते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। जब भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जैसे ही डायग्राम में दिखाया होगा, ये स्टोमेटा खुल जाता है। स्टोमेटा खुल के और जो वेस्टेज वाटर या वेस्टेज जो भी गैसेज होती है तो उनको बाहर फेंक देते हैं। और जब ये बंद हो जाते हैं तो ये वापस पानी को स्टोर करने लग जाते हैं और गैसेज जो भी अंदर ले चुके होते हैं वो अंदर ही रह जाती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिका होती है वो पानी का सोखने का कार्य भी करती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटिन का लेप होता है। ये एपिडर्मिस के मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए और यही महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं आगे वाले टॉपिक पर जिसका नाम है जटिल स्थायी ऊतक। ये जो जटिल स्थायी ऊतक होता है ये होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमने सरल स्थायी ऊतक के बारे में बात करी थी। जो सरल स्थायी ऊतक होता है वो बनता है किससे, वो बनता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जटिल स्थायी ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों संवहन ऊतक होते हैं। ये किसी भी जैसे अंदर जाइलम जल ले जाने का काम करता है, फ्लोएम फल ले जाने का काम, फल बोले तो भोज्य पदार्थ ले जाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, संवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो दोस्तों हमारा जो जाइलम होता है, जाइलम हमारा 4 भागों से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड जिसको हम वाहिनिका बोलते हैं, और जाइलम वाहिका से मिलकर बना होता है। जाइलम पेरेंकाइमा से मिलकर बना होता है। जाइलम फाइबर जिनको हम रेशे बोल सकते हैं, इन सभी से मिलकर बना होता है। तो हम फर्स्ट दोनों पे आते हैं, जाइलम ट्रैकिड और वाहिका पर। तो ट्रैकिड और वाहिका की कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। इनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत भी होती है, डेड सेल्स भी पाई जाती है इसमें। उसके बाद में ट्रैकिड व वाहिकाओं की संरचना क्या होती है, नलिकाकार होती है। ये नली के रूप में होती है, ट्रैकिड व वाहिका होती है। इनके नाम से पता चल रहा हो कि ये कुछ न कुछ गोल मटोल होगा। डायग्राम में दिखाई रखा है कि ये एकदम नलिकाकार होती है। डेड सेल्स इसमें मिलेगी आपको, क्योंकि नली है तो उसके बाहर की जो भी परत होगी वो क्या होगी, डेड सेल से ही मिलकर बनी होगी। इनकी बाहर की कोशिका भित्ति मोटी होनी ही चाहिए। इनके द्वारा पानी व खनिज का लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ये जो हमारी जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा क्या होता है, जाइलम में क्या होती है, 4 भाग होते हैं, जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर। इनमें से जाइलम ट्रैकिड और वाहिका का काम होता है कि यह ऊर्ध्वाधर किसका संवहन करती, खनिज लवण का और पानी का, जिसको ये नीचे से जड़ों से लेके जड़ों से सोख कर ये पहुंचा देती है हमारे टॉप पर पौधे के। तो वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करती है, ट्रैकिड वो वाहिकाएँ। उसके बाद में आता है हमारा जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम पेरेंकाइमा का मेन काम होता है कि भोजन का संग्रह करता है, या कुछ भी फूड है तो उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, हमारा जाइलम पेरेंकाइमा। जाइलम फाइबर हमारा मुख्यतः सहारा देने का काम करता है। सहारा मतलब ये सपोर्ट देता है पूरे स्ट्रक्चर को, किसके, जाइलम के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम कौन करता है, हमारा जाइलम फाइबर। तो दोस्तों हम चारों पार्ट के बारे में पता चल गया होगा। फर्स्ट मैं वापस बता देता हूँ कि जाइलम ट्रैकिड और वाहिका हमारे किसका क्या काम करती है, ये हमारा काम करती है खनिज लवण और पानी को जड़ों से ऊपर तने तक पहुँचाने का काम कौन करती है, जाइलम ट्रैकिड और वाहिका। जाइलम पेरेंकाइमा हमारे भोजन का संग्रह का काम करता है, और जाइलम फाइबर और रेशे, ये दोनों जाइलम फाइबर रेशे हमारे पूरे इस जाइलम स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम जाइलम रेशे करते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम हमारा 5 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट भाग होता है चालनी कोशिकाएं, दूसरा होता है चालनी नलिकाएं, तीसरा होता है साथी कोशिकाएं, और चौथा होता है फ्लोएम पेरेंकाइमा, और 5वां होता है फ्लोएम रेशे।
फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे तो वही सेम काम होगा जो कि हमने जाइलम में पढ़ा था। और ये चालनी नलिका और कोशिकाएं भी वही काम करेगी जो कि अपने वाहिकाएं और ट्रेकिड करी थी जाइलम में। तो जैसे चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है, जो हमारी चालनी नलिका होती है वो क्या होती है, छिद्रित भित्ति वाली होती है, मतलब इसकी दीवार में छेद ही छेद होते हैं। हमारी फ्लोएम होता है, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का जाइलम का मेन काम होता है ये जल ले जाता है। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल, फल मतलब भोजन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्लोएम क्या काम करेगा। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। जो भी रेशे वाली जहाँ भी होती है, जैसे हमने उसमें स्केलेरेन्काइमा में पढ़ा था कि हमने नारियल के रेशे पढ़े थे, तो जहाँ भी रेशे आ जाते हैं तो रेशे क्या होते हैं, ये मृत कोशिकाएं होती हैं। तो फ्लोएम में क्या होता है, फ्लोएम रेशे को छोड़कर बाकी सारी कोशिकाएं क्या होती है, बाकी सारी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रेशे को छोड़ के सारी कोशिकाएं क्या होती है, वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम रेशे मृत कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों मैं वापस आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि हमने उत्तक से स्टार्ट किया था। हमारे उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पादप उत्तक और दूसरा होता है जंतु उत्तक। उसमें हमने पादप उत्तक में पढ़ना स्टार्ट किया था विभाज्योतक के बारे में। विभाज्योतक में हमने पढ़ा था कि इसके 3 भाग होते हैं, शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय और अंतर्विष्ट पढ़े थे हमने। इसके बाद में हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था स्थायी उत्तक को। स्थायी उत्तक में हमने इसके 2 पार्ट पढ़े थे, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे। पेरेन्काइमा में हमने 4 पार्ट पढ़े थे, जिसका पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। पेरेन्काइमा के चारों भागों के बारे में पढ़ा था। क्लोरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था जो कि क्लोरोफिल, एरेन्काइमा मतलब एयर मतलब जलीय पौधे, कोलेन्काइमा मतलब पौधे का लचीलापन और स्केलेरेन्काइमा मतलब पौधे को कठोर बनाने का काम। तो हमने चारों भाग पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस में हमने पढ़ा था स्टोमेटा और रक्षी कोशिकाएं, गार्ड सेल, छिद्र, ये इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक में हमने 2 पार्ट पढ़े थे, इसके जाइलम व फ्लोएम। तो जाइलम में हमने पढ़ा था कि जाइलम हमारा जल ले जाने का काम कर रहा है और फ्लोएम हमारा फल ले जाने का काम कर रहा है, यानी भोजन ले जाने का काम हमारा कर रहा है कौन, फ्लोएम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।